कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर में रादर देन जो हम लोग फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स ने रिसर्च किया और इस चीज पे ये लोग पहुंचे कि जीएचजीज का जो प्रोडक्शन होता है, जो इमिट होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें सबसे बड़ा जो इमिटर है, अगर फूड ग्रेन्स और क्रॉप्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स सब की बात करें तो उसमें एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि जीएचजीज हैं क्या, ग्रीन हाउस गैसेज हैं क्या। तो देखिए जीएचजीज ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जैसे अगर हम लोग ये अर्थ मान लें तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ के एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, जो कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को तो आसानी से आने देते हैं, लेकिन जब यही लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलती है तो इसे ये लोग ट्रैप कर लेते हैं, और उसके कारण ये जो रेडिएंट एनर्जी है ट्रैप होने के कारण एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता गया धीरे धीरे आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि 1750 के बाद से, और लगभग यहाँ पर 50% का टेम्परेचर राइज जो है वो बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस है। तो क्या ग्रीन हाउस गैसेस हर एक हालत में खराब ही है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर जीएचजी का इफेक्ट ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट ना हो, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो एवरेज -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीजें फायदे करती हैं वो ज्यादा में भी फायदा ही करेगी। तो यही चीज यहाँ पर होती है कि लोग सोचते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हर हालत में खराब ही है, ऐसा भी नहीं है। 18% यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो -18 डिग्री सेल्सियस तक अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहे एटमॉस्फेयर में तो पहुंच जाएगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो एवरेज टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो 15 डिग्री सेल्सियस का है, जो कि लिवेबल है। तो यहाँ पर यही चीजें होती है कि लोग सोचते हैं हम ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम तक किताबों के साथ बैठे रहेंगे तो ज्यादा हम लोगों को नॉलेज आएगा। ऐसा भी नहीं, एसिमिलेशन की भी कैपेसिटी होती है, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे शरीर की हो, हर चीज की हो, चाहे एटमॉस्फेयर की हो, हर चीज का एक बैलेंस बना हुआ है, एक अपनी स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि लोग देखते हैं जो 16 घंटे 18 घंटे किताबों के साथ बैठे हुए हैं वो बहुत ज्यादा जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपके दिमाग में एसिमिलेट कितना हुआ डिपेंड करता है उस पे कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप उसको कितना रीयूज कर सक रहे हैं, रिकॉल कर सक रहे हैं, उसको एग्जाम में रिप्लिकेट कर सक रहे हैं। तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि जीएचजीज एक लिमिट तक तो ठीक है, जो अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरू होने के पहले का जो लेवल था, दैट वाज द मोस्ट बेस्ट सिचुएशन इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड द जीएचजी कंडीशन। बट राइट नाउ यहाँ पर धीरे धीरे जीएचजीज बढ़ते जा रहे हैं, और इसी के कारण ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो गया कि हमें जीएचजीज को जो बढ़ते जा रहा है उसे कंट्रोल करना है, उसके जो राइज का जो ग्राफ है उसे हमें स्टैग्नेंट करना है एटलीस्ट, ताकि यहाँ पर टिल द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज तक इसे रोक सकें। तो यही चीजें यहाँ पर बातें चलते रहती है, और इसी से रिलेटेड यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड हमेशा चलते रहते हैं। और उसी से रिलेटेड एक यहाँ पर रिसर्च किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू कि जो फूड ग्रेन्स या फूड क्रॉप्स या एनिमल प्रोडक्ट्स जो एज एडिबल यूज होते हैं उसके कारण यहाँ पर कितना जीएचजीज रिलीज होता है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर फिर से ये जो वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन का डिबेट है वो रिवाइव हो गया है। तो ये डिबेट आज का नहीं है, ये बहुत पहले से चले आ रहा है। पहले एनिमल राइट्स वाले कहते थे कि एनिमल के भी राइट्स हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें वेजिटेरियन रहना चाहिए। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल के लोग हैं, वो लोग भी इस चीज को कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड को यूज करना चाहिए, वेजिटेरियन फूड हैबिट्स होने चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट्स क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स है।
तो यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर जो डिबेट चल रही थी उसी में अभी एक और पॉइंट ऐड हो गया है ग्रीन हाउस गैसेस का। और इसके पीछे का रीजन यही है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स हैं, इवन इसमें अगर वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क भी ऐड कर दें तो ये सब ले देकर लगभग जो हम लोग फूड क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, तो इन सब चीजों के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में उससे डबल यहाँ पर होता है, 2 गुना यहाँ पर होता है एनिमल प्रोडक्ट से और नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट से। तो इसके फाइंडिंग्स क्या है रिसर्च के, तो अगर हम लोग रिसेंट रिसर्च की फाइंडिंग्स देखें तो वही बात है कि डबल होता है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का है फूड क्रॉप्स के कारण जो होता है उसकी तुलना में। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो देखिए 1 kg ऑफ व्हीट, एक कंपैरिजन पैरामीटर है जस्ट कि 1 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करने में लगभग 2.5 kg का ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। वहीं अगर हम लोग 1 kg मीट की बात करें, 1 kg मीट किसी भी तरह का हो, बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, जो भी हो, तो उसमें एवरेज जो GHGs रिलीज होती है वो 70 kg की होती है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं 2.5 kg और ये 70 kg। तो आप लोग तो बोलेंगे कि भाई ये तो आप कह रहे थे डबल है, यहाँ तो डबल से बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, लगभग 25 टाइम्स का डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ एक कंपैरिजन पैरामीटर है, जबकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ओवरऑल प्रोडक्शन की। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हीट के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पर पल्सेस है, राइस है, वेजिटेबल्स है, सब कुछ है। एनिमल प्रोडक्ट्स में ही अगर बात करें तो यहाँ पर मिल्क है, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो सब चीजें हैं, एग्स हैं। तो यहाँ पर देखिए फूड प्रोडक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 35% ऑफ ग्लोबल GHGs, वो भी फूड प्रोडक्शन में क्या, कौन सा, फूड क्रॉप प्रोडक्शन, ओके। और यहाँ पर जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो एनिमल फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं 65% ऑफ ग्लोबल GHG रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एडिबल आइटम्स। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर जो हम लोग क्रॉप में यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर, केमिकल्स, या फिर क्रॉप के जो स्टबल बर्निंग है वो हो गए, या फिर जो अगर एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके जो यूरिनेटेड हैं या एक्सक्रीटा हैं उनके डिकम्पोजिशन से, डीके से, या फिर जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं तो मीट निकालने के बाद जो वहां पर वेस्ट मटेरियल निकलता है उनके बॉडी का, उसके डिकम्पोजिशन से, सिर्फ यही चीजें कंपेयर की गई है। यहाँ पर कंपैरिजन में जो मशीनरी यूज हो रहे हैं इसमें, चाहे ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, जो भी हो, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो चाहे एनिमल प्रोडक्ट्स हो, तो उसके बाद यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें अकाउंट की गई हैं। और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि कौन से फूड प्रोडक्ट में कितना GHG रिलीज होता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। उसके बाद यहाँ पर ये चीजें कंपेयर की गई है कि एनिमल डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डबल द अमाउंट ऑफ जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी तुलना में रिलीज होती है GHG। तो यहाँ पर जो टोटल एस्टिमेटेड इमिशन है एनुअल वो है 1732 करोड़ मीट्रिक टन। देख रहे हैं कितना ह्यूज अमाउंट है। उसमें भी अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 29% जो कंट्रीब्यूशन है वो क्रॉप एंड वेजिटेबल फार्मिंग का है। उसके बाद यहाँ पर 14% जो कंट्रीब्यूशन है वो कैश क्रॉप्स का है। कैश क्रॉप्स में आपका कॉटन हो गया, रबर हो गया, जूट है, तो ये सारी चीजें कैश क्रॉप्स में आ जाती हैं। प्लस यहाँ पर 57% जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स है, यानी कि मीट है, एग्स है, मिल्क है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डबल द अमाउंट ऑफ क्रॉप एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन जो GHG रिलीज होती है वो एनिमल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में होती है। और यहाँ पर
मेनली अगर हम लोग देखें तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में बात करें तो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर है, अमोनिया है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन सूट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टडी की गई है मेनली उसमें देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ये तीन जो है मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है बिकॉज ऑफ दिस फार्मिंग। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसके बाद मीथेन का है, फिर नाइट्रोजन का है। लेकिन इशू यहाँ पर ये हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इमिट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा नुकसान है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कार्बन इक्विवेलेंट की, जीएचजी की जो पोटेंशियल है कि कितना वो टेम्परेचर राइज कंट्रीब्यूट करेगा एटमॉस्फेयर में इन कंपैरिजन विथ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीथेन जो है वो 34 टाइम्स पोटेंट है देन कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये 298 टाइम्स, यानी कि आप सोच लीजिए कि अगर 298 केजी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में तो उतने ही टेम्परेचर राइज को कंट्रीब्यूट करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड 1 केजी काफी है। तो भले ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है ज्यादा है रिलीज होने का, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो टेम्परेचर राइज में ज्यादा हो रहा है वो हो रहा है थ्रू मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। और ये मेनली कंट्रीब्यूट होता है थ्रू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, या फिर जो एनिमल प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए जो फार्मिंग करते हैं, कि रियरिंग करते हैं, कैटल रियरिंग वगैरह, तो उसमें जो उनकी एक्सक्रीटा की डिकम्पोजिशन होती है, उनके यूरिन की डिकम्पोजिशन होती है, या फिर उनका जो ये होने के स्लटरिंग होने के बाद जो वहां पर वेस्ट मटेरियल बचता है उसकी डिकम्पोजिशन के कारण जो रिलीज होती है उसमें ज्यादा अमाउंट देखा जाए तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस यहाँ पर देखिए इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में ग्लोबली जो 4% अमाउंट जीएचजीज का रिलीज होता है थ्रू एनिमल रियरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग फार्मिंग करते हैं, तो 4% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया से आता है अकेले ग्लोबल अमाउंट का। और ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा तो कर ही रहा है, लेकिन इससे आगे भी लोग हैं। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना रिलीज करता है 8%, यूएस की बात करें तो वो करता है यहाँ पर 6%, उसके बाद ब्राजील की अगर बात करें तो वो करता है 5%, और उसके बाद 4th नंबर पर इंडिया का नंबर आता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 कंट्रीज मिलकर अकेले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लगभग 23% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि 1/4 लगभग। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज देखने वाली बात यह है कि फिर से ये डिबेट आएगा कि वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, या ये भी बाद में लोग बना दें इसे कि वीगन वर्सेस वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि वेजिटेबल्स की कंपैरिजन अगर हम लोग करें क्रॉप प्रोडक्शन से, सीरियल्स प्रोडक्शन से, तो वेजिटेबल्स में क्रॉप एंड सीरियल प्रोडक्शन से भी कम जीएचजीज रिलीज होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये अभी एक फिर से डिबेट का मुद्दा बन गया है कि फूड हैबिट्स लोगों की कैसी होनी चाहिए। पहले से तो ये डिबेट चला ही आ रहा था, ऑर्थोडॉक्स स्कूल वाले, हिंदुत्व वाले ये सब कहते थे कि वेजिटेरियन फूड होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। उनके हिसाब से भोजन 3 तरह के होते हैं, सात्विक हो गए, तामसिक हो गए, और उसके बाद राक्षसी हो गए। और राक्षसी भोजन में ये लोग नॉनवेज को इंक्लूड करते हैं, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स है, कि ये भाई राक्षस हैं। सात्विक भोजन हो गए वीगन वाले, कि भाई फल फ्रूट और साग सब्जी खा रहे हैं, वो हो गए सात्विक। तामसिक हो गए जो एकदम मस्त तला वाला फ्राइड एकदम लगे पड़े हैं पूरे पकवान में, तो वो हो गए तामसिक वाले। और इसी तरह से यहाँ पर अब ये डिबेट फिर से आएगा कि हमारा जो फूड हैबिट है वो कैसा होना चाहिए। और अगर आप अपने फूड हैबिट्स के बारे में केयर कर रहे हैं, देन शुड यू केयर अबाउट द एटमॉस्फेयर आल्सो, शुड यू
केयर अबाउट द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑल्सो। तो ये सारी चीजें एक डिबेट का इशू है और इसमें सारे लोगों को एक बार ध्यान देने की भी जरूरत है कि आपके हैबिट से, आपके कृत्य से फ्यूचर जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली ये पूरे मैनकाइंड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी चीजों को, इन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इन्हें एड्रेस करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं ये बताना चाहूंगा कि यूपीएससी 2022 की कोर्सेज हम लोगों ने चालू कर दी है और यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन, इसके एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी चालू है। जो लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आकर हमारे ऑफिस पे भी रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर। और ऑनलाइन लाइव क्लासेस की भी फैसिलिटी इस बार हम लोगों ने प्रोवाइड की है। तो जो लोग यहाँ पर फिजिकली जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें प्रेजेंट होने में अनेबल हैं या घर से बैठकर पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम टाइप, तो वो लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। वो आप लोगों को अगर रजिस्टर करना है ये इंस्टॉलमेंट मोड में, अगर आप लोग फुल पेमेंट एक बार में नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन मोड में आकर आप हमारे ऑफिस पे भी इस चीज के लिए बात कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि 33% का डिस्काउंट अभी चल रहा है जो भी हमारे कोर्सेज हैं उसमें टिल दशहरा 15 अक्टूबर, और उसके बाद जो भी फी है वो सारा फी स्ट्रक्चर नॉर्मल वैल्यू पे रिवर्ट हो जाएगा। और सीट्स भी बहुत जल्दी फिलअप हो रहे हैं और हमारे पास लिमिटेड सीट्स भी हैं। तो इसीलिए जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं यूपीएससी 2022 के लिए, वो फाउंडेशन बैच के सीट्स फुल होने से पहले अपना सीट कंफर्म कर ले। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उस पर हमें फॉलो करें ताकि आपको रेगुलर हमारे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, बाकी की इंफॉर्मेशन आती हैं, उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे। हमारे वेबसाइट को विजिट करें, जो कोर्सेज हैं उसके फर्दर डिटेल्स के लिए, सिलेबस के लिए, टाइमिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।